जी। अकबर बुगटी की मौत के बाद काफ़ी बेचैनी थी वहाँ मिडिल क्लास के अंदर। मैं ये कहता हूँ कि उस वक़्त इंडिया ने ये फ़ैसला किया कि हमने इस बेचैनी का फ़ायदा उठाना है, एक्सप्लॉइट करना है सेंटिमेंट्स को, इसको एक्सप्लॉइट करना है और सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करना है। और इन्होंने उस वक़्त बलोच जो एग्ज़ाइल में थे, क्योंकि उसके बाद छोटी मोटी जो ठुक ठुक हुई, बहुत से लोग उठ के चले गए बाहर, अकबर के ग्रैंड सन्स और मरी के लोग उठ के चले गए बाहर। कुछ अफगानिस्तान में चले गए, कोई यूरोप में चले गए, कोई मिडिल ईस्ट में चले गए। वहाँ से उन्होंने कहा हम कुछ करेंगे, इंतकाम करेंगे, ये करेंगे। कुछ नहीं था वहाँ। इंडिया के इंटरवेंशन के साथ बहुत बड़ा एक नया डायमेंशन खुल गया। मैंने इंटरव्यू किया था हैर ब्यार मरी को लंदन में, जो खैर बख्श मरी के साहिबजादे थे। मैं उनको जानता था। मैंने उनसे इंटरव्यू मांगी, उन्होंने देते तो नहीं थे, दे दी मुझे। अच्छा। उसमें उस इंटरव्यू में जो कि चली थी के ऊपर, उन्होंने ये कहा कि हमें अगर हिंदुस्तान से पैसे मिल रहे हैं या मिलेंगे तो हम ले लेंगे, हमें अगर शैतान भी पैसे देता है तो हम उनसे पैसे और हथियार ले लेंगे, और हम ले रहे हैं और हमें रोक नहीं कोई सकता। ऐसी बात की उन्होंने, खुलेआम, बगैर डरे, क्योंकि हकीकत ये थी। बागी हैं। तो अब बात यह है कि वो दिन है और आज का दिन है। अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज्ड है जी। आज अफगान आपके खिलाफ हुए हैं आपकी पॉलिसीज़ की वजह से, जो भी वो अलग बात है। बलूचिस्तान को बेस, बलूचिस्तान की मिडिल क्लास को बेस बन गया, मिल गया वहाँ। उनको फंडिंग जो है सारी और हथियार जो है उन्हें वहाँ से मिल रहे हैं। जो फॉरेन पावर्स आना है या इंडिया है, जो भी है, दे आर एमिंग आर्मिंग देम। अब ये बात है कि इसके दो पहलू हो गए ना। एक तो ये कि ग्रीवियंस था, वो लो लेवल का ग्रीवियंस था जिसको कोऑप्ट किया जा सकता था। अच्छा। और गलत तरीके से कोऑप्ट करने की कोशिश की गई, और फिर अकबर बुगटी के मर्डर के बाद बिल्कुल हाथ से गेम निकाल दी गई। उसके बाद इंडिया कूद गया और उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया उस गेम को। वो गेम थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता था कि आप सेसेशनिस्ट हैं, वो सेसेशनिस्ट वेस्टर्निस्ट कुछ नहीं था। कोई सेसेशन नहीं हो सकती आजकल की मॉडर्न स्टेट के अंदर विदाउट फॉरेन इंटरवेंशन। मगर यहाँ इल्ज़ाम ये लगा के उनको टारगेट किया गया। अच्छा। और इंडिया को मौका मिल गया और इंडिया की पॉलिसी तब्दील होनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि जब नरेंद्र मोदी पावर में आया तो उसने खुलेआम अनाउंस कर दिया कि अब हमारी पॉलिसी जो है कि हम बलूचिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम वहाँ भी पाकिस्तान का खून खराबा करेंगे। इन्होंने हमारा खून खराबा कश्मीर में किया, हम यहाँ करेंगे। और उससे पहले भी ये पॉलिसी शुरू हो गई थी। 2010 में गालबन यूसुफ रज़ा गिलानी और इंडिया के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब, ये इजिप्ट के एक शहर है शर्म अल शेख, वहाँ ये गए और वहाँ बैठ के ये एक जॉइंट कम्युनिके इशू हुई जुलाई 2009। थैंक यू। तो उस जुलाई 2009 में हमने कहा कि जी, इंडिया ने कहा कि आप अपना हाथ कश्मीर से निकालें तो आगे बात बढ़ सकती है। हमने कहा आप अपना बलूचिस्तान से हाथ निकालें तो बात आगे बढ़ सकती है। इंडिया ने ये तस्लीम कर लिया कि उनका हाथ था बलूचिस्तान में। ये रिपोर्टेड है, हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स में। हमने ये कहा कि हम हमारा हाथ है कश्मीर में, हम पीछे हटते हैं, आप बलूचिस्तान से अपना हाथ निकालें। कम्युनिके इशू हो गई, ओके, लोग खुश, हाँ, मसला हल हो गया। और मगर हुआ क्या, जैसे मनमोहन सिंह इंडिया वापस पहुंचा तो वहाँ उसकी माँ बहन हो गई। वहाँ उन्होंने कहा तुम कौन होते हो जाके, तुम एडमिट कर रहे हो कि हमारा हाथ है बलोच, हमने तो आज तक कभी एडमिट नहीं किया। उसने कहा मुझे तो वो पूरी फाइल लेके आए थे, उन्होंने दिखाया हम क्या कर रहे हैं, वो सही कह रहे थे, हम तो कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा ये अच्छा है, गिव एंड टेक हो जाए। ओहो, जो शोर पड़ा वहाँ, और वहाँ का जो फॉरेन सेक्रेटरी था उसको रिजाइन भी करना पड़ गया। अच्छा, वहाँ का डॉन लीक्स था ये? अब ये वहाँ का डॉन लीक्स था, वहाँ का मीडिया पड़ गया जैसे ही वो वापस आया। अच्छा, वो भाग गए। हाँ। उसके बाद जब आया नरेंद्र मोदी तो अजीत डोवल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने ऑफिशियल पॉलिसी क्लेम की कि अब हमारी पॉलिसी डिफेंसिव नहीं होगी अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑफेंसिव डिफेंस होगा। हम कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, ये और ये दो हमारे इलाके हैं, अब हम इनकरेज करेंगे फॉर देम टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान, और ये हमारे पास आने चाहिए, और बलूचिस्तान जो है उसको हम इनकरेज करेंगे कि वो उससे सीड करे। बिल्कुल। तो इंडिया पॉलिसी जंप्ड इन। ठीक है, इंडिया पॉलिसी जब जंप इन हो गई तो ये सारा जो मूवमेंट है फ्रॉम बीइंग अ मूवमेंट फॉर राइट्स बिकेम अ मूवमेंट फॉर ओके। जैसे कि अफगानिस्तान के साथ ये वही वक्त था जब कि आप तालिबान जो थे, पहले आपने TTP के ख़िलाफ़ आपने TTP के ख़िलाफ़ आपने एक्शन किया था 2010 में। जनरल पाशा ने DG MI थे तो उन्होंने
ये किया था और यह एमओ थे स्वात के अंदर, और उनको निकाला था वहाँ से। बाद में जनरल फैज़ ने उनको वापस ले आए, रिवर्स कर दिया। उसके दरमियान उनको 18 अग्रीमेंट 14 अग्रीमेंट्स हुई, पैसे देते रहे कि चुप कर जाओ, वो पैसे भी ले जाते थे और फिर अपना काम भी करते थे। तो रॉन्ग स्टेट पॉलिसीज, शॉर्ट टर्म स्टेट पॉलिसीज, ठीक। वहाँ तालिबान हमारे गले पड़ गए, इधर अब बलोच हमारे गले पड़ गए। और यहाँ ये है कि एक तरफ उनका एक ह्यूमन राइट्स मूवमेंट चल रही है, बिकॉज लोग डिसअपेयर कर रहे हैं। ये उसी तरीके से आज लोग डिसअपेयर कर रहे हैं जैसे इंडिया के कश्मीर के अंदर कश्मीरी डिसअपेयर किए थे। वहाँ इंडिया ने जब क्रैकडाउन किया था ऑन सेसेशनिस्ट्स, तो लोग मार दिए गए, जेलों में डाल दिए गए, डिसअपेयर कर गए, डेड बॉडीज नजर आती थी। बिकॉज सेसेशन जब होती है तो कोई रियासत सेसेशन को एक्सेप्ट नहीं करती। तो जब वो सेसेशन की बात आती है तो रियासत बिल्कुल फिर सख्ती के साथ का चलती है, आहनी हाथों से फिर ये ह्यूमन राइट्स नहीं कुछ देखता, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही चलती है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम इस मुल्क में रहना नहीं चाहते, इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आपके कोई इंसानी हकूक भी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप हमारी आइन को नहीं मानते तो फिर आप आइन के मुताबिक क्या प्रोटेक्शन मांग रहे हैं हमारी? वज़ीर आज़म ने एग्जैक्टली यही बात तो ये दिस इज द रियलिटी। तो अब बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो तब्दील हो चुका है। पहले कबायली लेड था, अब मिडिल क्लास लेड है। ठीक। अब सरदार जो है सारे के सारे हुकूमत के साथ है, और जो मिडिल क्लास है वो सारी अलग होती है, एलिनेट हो गई। यही सरफराज बुगटी साहब कह रहे हैं। तो सब वो सारे सरदार है ना। हाँ, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि यूथ को सिस्टमेटिकली एलिनेट किया, अलग कर लिया गया, रियासत से जुदा कर दिया गया। हो गए ना बैड पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। जब इनको चाहिए था कि मिडिल क्लास को कोऑप्ट करते इनटू द स्टेट, इन्होंने सरदारों को कोऑप्ट कर लिया। सरदार तो खत्म होते जा रहे थे वहाँ। और अब ये जो डिमांड है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वो यही कह रहे हैं ना, मिडिल क्लास यही कह रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में अब ये सरदार नहीं जीतेंगे, मगर ये सरदारों को जिता देते हैं। हाँ, अपनी मर्जी की हुकूमत दी जाती है, तो हुकूमत भी और इलेक्ट भी उन्हीं को कराते हैं। अभी भी ये वो गलत पॉलिसी चल रही है जिसकी वजह से अवाम बलूचिस्तान की जो है, जो बलोच अवाम है, वो एलियनेट हो रही है आपकी अपने सरदारों से भी। वो तो पहले से हो रहे हैं, और क्योंकि कबायली सिस्टम ब्रेक डाउन कर रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। देखिए तारीख में ऐसे ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन सिस्टम करता है और दूसरे मोर पावरफुल सिस्टम्स टेक ओवर। तो अर्बनाइजेशन, ट्रैवल, ये सब नई डेवलपर्स हैं। अब आप वो पहाड़ के एक ऊपर चोटी पे बैठ के एक छोटी सी 303 लेके नहीं आप कुछ कर सकते हैं। अब इसके जरिए आप लड़ते हैं, ब्रेन वॉशिंग। अब इसके लिए आप और आपको जो सपोर्ट मिलती है वो आपको सरदार नहीं सपोर्ट देता, आपको बाहर फॉरेन पास देते हैं, और फिर आपके पास इतनी ताकत हो जाती है कि आप बैंक्स भी बैंकों से भी ले सकते हैं, किडनैपिंग से भी ले सकते हैं, अटैक से भी ले सकते हैं। देन यू सेल्फ सस्टेनिंग मूवमेंट बन जाती है। सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। एंड आई टेल यू वन थिंग, कि ये जो है ना कि जी आपने मुझे पूछा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए जी। अब बहुत सी बातें मैं और कर सकता हूँ, आप सवाल मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। मैंने इन अ नटशेल आपको बताया है कि ये कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई है। ये अब जो कुछ लोग हैं ना जो कह रहे हैं कि जी वो देखिए ना मिडिल क्लास जो है उसको एलियनेट कर दिया है, और बात यह है कि ये एक तारीख से एक चीज़ चलती आ रही है। ऐसे नहीं कि आज हुआ है, ये एक पूरी पुरानी पॉलिसी है, चलती आ रही है। उसके अंदर जो नई डेवलपमेंट है दो है, एक अर्बन मिडिल क्लास बन गई है जी, और ट्राइबल कम हो गया। दूसरा ये कि ट्राइबल लीडर्स भी जो हैं, जो कि अर्बन मिडिल क्लास के लीडर्स बन सकते थे, लाइक अख्तर मैंगल एंड अदर्स, और भी हैं, उनको भी आउट कर दिया गया। अगर उनको आप आउट ना करते, ये मारूंग बलोच, अगर आप इनको इन कर दें, आउट ना करें, तो शायद यू माइट हैव अ बेटर चांस। मगर अब बात ही आपने इनको भी आउट कर दिया। इनको भी आप ना प्रोटेस्ट करने देते हैं, ना कुछ करने देते हैं, ना इनकी बात सुनते हैं। वो अब डिसअपीयर्ड पर्सन्स की बातें कर रहे हैं। जाहिर है हर एक बंदे का कोई ना कोई घर से कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। ये जब वॉर होती है तो उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ होती है, वो क्या कहते हैं उनको, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और कोलैटरल डैमेज होता है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक पिंड में हैं, रात को दरवाज़ा खटखटाता है, आप दरवाज़ा खोलते हैं तो 3 हथियार गन्स लेके 3 बलोच बच्चे खड़े हैं आपके। अच्छा। वो कहते हैं हमें रात रहना है। क्या आप कहेंगे नहीं रह सकते?
नहीं, ऐसे तो नहीं जाहिर है। तो आप मजबूर होके कहते हैं रह जाएं With guns if they are saying so. और वो सुबह उठ के चले जाते हैं। वो कुछ काम वो अपनी अटैक वैक करने आए हुए होते हैं, कुछ करने आए हुए होते हैं। जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पता चलता है कि जी वो रात यहाँ रहे थे, वो जाके वहाँ जाके सबको उठा के ले जाते हैं, वहाँ लितर मारते हैं। वो कहते हैं तुम तो उनका हिस्सा हो। वो अगर कहे ना जी हमें तो पता भी नहीं था, हम नहीं हैं, मगर हम क्या करते, वो हमारे खून है, वो हमारे वो लोग हैं, वो बच्चे हैं, उनको हम कैसे ना करते, उनके पास हथियार भी थे। वो कहते नहीं नहीं नहीं, तुम तो हिस्सा ही उसके हो। अच्छा, उनमें से फिर कुछ लोग जाहिर है फिर वो कैजुअलिटीज हो जाती जद में आ जाते फिर सारी की सारी फैमिली आप उनके खिलाफ हो जाती है। तो ये वॉर का ये कॉन्सिक्वेंस होता है, ये क्लीन कट बिजनेस नहीं होती। और सेसेशन जहाँ हो और फॉरेन पास जहाँ इन्वॉल्व हो, वहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट की जो फोर्सेस होती हैं या रियासत की जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत हार्ड हिटिंग होती हैं, वो टॉलरेट कुछ नहीं करती, बिकॉज उनके लिए ट्रेनिंग ही सारी ये होती है कि जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा वो गद्दार है, उसको नहीं छोड़ना। बलूचिस्तान में ये शोरिश पहली बार बर्पा नहीं हुई। हर बार यही कहा गया कि हम भरपूर जवाब देंगे और मसले के हल के लिए हम कोशा हैं, लेकिन ऐसा हो न सका। अब की बार ऐसा मुमकिन होगा?